आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर डेली इवनिंग न्यूज एनालिसिस दिन भर। वेंसडे 1 दिसंबर की शाम है और सबसे पहले आज जानेंगे कि कहां तक पहुंचा किसान आंदोलन का कारवां। क्या टिकैत की अपील के बावजूद किसान आंदोलन अब शिथिल पड़ने लगा है? साथ ही काबुल को लेकर कुछ एक्स डिप्लोमैट्स का मत है कि वहां पर भारत को भी अपने डिप्लोमैटिक्स ऑपरेशंस रिज्यूम करने चाहिए। क्या भारत काबुल में एम्बेसी खोलने का विचार कर रहा है? इसके अलावा बात करेंगे ट्विटर के नए नियमों को लेकर और आज वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर आखिर में बात करेंगे एक्सपर्ट से और जानेंगे कि भारत में एड्स की बीमारी को एड्रेस करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। इस सब पर चर्चा होगी, लेकिन पहले चलते हैं खुशबू के पास और जानते हैं कि क्या है आज की 60 सेकेंड्स हेडलाइंस। गुड इवनिंग जमशेद। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल पर राष्ट्रपति कोविंद ने किए हस्ताक्षर। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 दिसंबर से नहीं होंगी शुरू। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ाया गया बैन। वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की अलग से जारी कोविड गाइडलाइंस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नाराज, कहा देश भर में हो एक ही गाइडलाइन। लंदन और एम्स्टर्डम से भारत आए 4 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव, सभी को किया गया क्वारंटाइन। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अकाली दल से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। ममता बनर्जी पर केसी वेणुगोपाल का पलटवार, कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना सिर्फ सपना। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने की राहुल गांधी से मुलाकात। 4 दिसंबर को उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने नोएडा से संजय उपाध्याय को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में कॉमेडियन कुणाल कामरा का शोरद, बोले मुझे कोरोना का नया वेरिएंट समझा। पाकिस्तान ने दी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी, हेल्थ केयर्स को सबसे पहले दी जाएगी। दिन भर की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से। कल किसान नेता सतनाम सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार ने किसानों की सारी मांगें मान ली हैं, इसलिए 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। किसान नेता ने यह भी कहा कि सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए एसकेएम के 5 नाम मांगे हैं। हालांकि आज राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बल्कि वो ये बात सिर्फ मीडिया के जरिए ही सुन रहे हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के ही दूसरे किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में नामों पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने फसलों के एमएसपी के लिए समिति बनाने को लेकर 5 नाम मांगे हैं, हमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, 4 दिसंबर की बैठक में फैसला लेंगे। अब यहां से सवाल अपनी ये जमीन तलाशता है कि क्या किसान आंदोलन अब कई हिस्सों में बंट गया है? आज सुबह सिंगू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की बैठक भी रद्द हो गई। क्या ये आंदोलन के खत्म होने की आहट है? क्या अपडेट है? इस बारे में जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल से। देखिए, निश्चित तौर पर जो एकता पिछले 1 साल में दिखी थी किसान आंदोलन को लेकर के, उस एकता में आज की तारीख में कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखाई पड़ रही है। और उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि जब से 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, तब से तमाम अलग अलग किसान संगठन इस पूरे आंदोलन को लेकर के अलग अलग मत रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जो मुख्य मांग थी वो 3 कृषि कानूनों की वापसी की थी, जो कि पूरी हो गई है और इसीलिए अब आंदोलन को और आगे बढ़ाने का कोई वजह नहीं है। इसी में जो राकेश टिकैत हैं और बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा के और भी जो मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, हमारी ये जो मांग थी कृषि कानून की, उसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी भी चाहिए। साथ ही जो केस दर्ज किए गए हैं किसान नेताओं के खिलाफ और किसानों के खिलाफ इस पूरे आंदोलन के दौरान, उनको वापस होना चाहिए। जिनकी मौत हुई है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरीके की अलग अलग और भी मांग है और उन्हें आधे अधूरे छोड़ करके जाना, इस आंदोलन को पूरी तरह से विफल करना होगा। तो यही तमाम चीजें निकल करके आ रही हैं। बयानबाजी भी चल रही है। इसमें डॉक्टर दर्शनपाल, जो कि एक महत्वपूर्ण नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उन्होंने एक तरीके से राकेश टिकैत को ये कहा भी है कि उन्हें बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये एक मुश्किल है इस समय संयुक्त किसान मोर्चा के सामने कि अलग अलग आवाजें आ रही हैं और वो भी तब जब 4 तारीख को अंतिम फैसला होना है कि इस आंदोलन का भविष्य का स्वरूप क्या होगा तब। तो ये
बड़ी चिंता की बात, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई अलग अलग आवाज यानी फूट पड़ने की साफ साफ ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कुमार, ये भी बताइए कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें आंदोलन में किसी किसान की मौत होने की जानकारी नहीं है, जबकि लगातार राकेश टिकैत समेत तमाम नेता 600 लोगों की मौत की बात बार बार बातचीत के दौरान कह रहे थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर ट्वीट करके आज कहा कि 681 शहीद किसानों का रिकॉर्ड उनके पास तैयार है और वो कहीं भी ये रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि एमएसपी पर अगर सहमति बन भी जाती है तो ये किसानों की शहादत का मुद्दा फिर इस आंदोलन को थोड़ा और लंबा खींच सकता है? देखिए, कई सारे मसले अभी हैं। एमएसपी पर भी किस तरीके से बात बनेगी, इस पर अभी बहुत संशय बरकरार है, क्योंकि क्या सिर्फ कमेटी बना देने से क्या किसान मान जाएंगे? क्योंकि एक जो बात अभी चल रही है कि हमें एक तय समय सीमा में एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए और लिखित में सरकार से उसको लेकर के आश्वासन भी चाहिए। तो क्या सरकार एक तय समय सीमा में इस कानून को बनाने की गारंटी देगी? ये अपने आप में अभी बहुत बड़ा विषय है जो सरकार अभी तक देने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो मौत का आंकड़ा है उसको लेकर के ही अभी एक राय नहीं बनी है, सरकार उन आंकड़ों को मानने से साफ इनकार करती है, तो वो भी एक लंबी प्रक्रिया होगी कि उन्हें तय किया जाए कितना मुआवजा दिया जाए, किन शर्तों के साथ दिया जाए। अगर जो कानून को लेकर के जो प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर के जो केस दर्ज किए गए अलग अलग मामलों में, वो किनके खिलाफ किए गए, वो भी वापस लेने की प्रक्रिया लंबी है। तो इन सब को लेकर के एक तो समय लगेगा ही लगेगा। ऐसे में क्या आंदोलन यहाँ पर जहाँ चल रहा है बॉर्डरों पर वहीं जारी रहेगा या फिर आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, ये सब चीजें भी देखने वाली होंगी। लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण विषय है वो मैं बता दूं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और कुछ किसान नेता इसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए ये जो जल्दबाजी दिखाई पड़ रही है कि किसान नेता या कुछ किसान संगठन वापस जाना चाह रहे हैं, उसको लेकर के यही बात बताई जा रही है कि जिन्हें चुनाव लड़ने की ज्यादा जल्दी है या जो चुनावी समर में कूदना चाहते हैं, वो अब हड़बड़ाहट में है कि वो वापस जाएं अपने अपने प्रदेशों में और वहां जाकर चुनाव की तैयारियां करें। कुणाल, आप ग्राउंड पर रहे हैं शुरुआत से, इसलिए आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी आंदोलन के जो दृश्य हैं उनमें क्या तब्दीली देखी है। जैसे पहले की तस्वीरों में हम देख रहे थे कि कहीं खाना बन रहा है, कहीं किसानों के कपड़े धोने के लिए मशीनें लगी हैं, यही इंतजाम बता रहे थे कि आंदोलन लंबा खिंचने वाला है। तो ताज़ा दृश्य क्या है वहां पर? क्या उनसे कुछ अंदाजा मिल रहा है आपको कि आंदोलन कब खत्म हो रहा है? इसको दो तरीके से देखने की जरूरत है। जो आंदोलन अप्रैल के बाद चल रहा है अभी दिसंबर तक, यानी जो कोविड की दूसरी लहर आई, उसके बाद काफी संख्या जो दिल्ली के सीमाओं पर कम हुई थी, और अब एक तरीके से ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। लगभग 1 साल का आंदोलन इससे पहले इतिहास में नजर नहीं आता है। तो ऐसे में एक स्ट्रेटेजिकली भी किसानों ने अपनी संख्या कम कर रखी है। तो जो शुरुआत के दृश्य थे, जो 26 जनवरी से पहले या फरवरी तक के दृश्य थे जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी नजर आती थी, वो वाकई कम हुई है, और वो आज की बात नहीं है। अप्रैल महीने के बाद लगातार कम होती चली गई है और अभी भी कमोबेश वही स्थितियां बनी हुई है। लेकिन किसान नेताओं का बार बार इस पर जोर दिया जाना कि किसान तो आएंगे और जाएंगे अपने घरों में, और जब हमें जरूरत होगी, जब हमें बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, तो एक कॉल दूर हैं तमाम किसान, वो वापस बॉर्डर तक आ जाएंगे। तो ये स्थिति हमें देखने को मिली 26 नवंबर को, जब 1 साल पूरा हुआ था आंदोलन का। तब बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर्स पर आए भी थे। तो ये एक तरीके से उनकी बात में भी दम नजर आता है। लेकिन अब क्या 3 कृषि कानून वापसी के बाद भी क्या इतने किसान जुटते रहेंगे? इस पर कहीं ना कहीं शंका है, और ये जब आगे अगर इस आंदोलन को और लंबा खींचने की तैयारी होगी तो मुमकिन है तब इसकी कमजोरियां ज्यादा उजागर होकर के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कुमार कुणाल। अफगानिस्तान में जारी तालिबानी शासन के बीच दुनिया में अब तक पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। पहला सवाल तो यही था कि एक आतंकी संगठन की सरकार को मान्यता कैसे दे दें, और फिर वहां अपनी अपनी देशों की एम्बेसी चालू करना। इस पर कुछ देशों ने फौरी प्रतिक्रिया दिखाई, जैसे कि चीन, पाकिस्तान ने। इन देशों ने अपनी एम्बेसी कंटिन्यू ही रखी थी। भारत ने अब तक अपना रुख बहुत साफ नहीं किया था।
जाहिर है एक आतंकी संगठन की सरकार को मान्यता देने के लिए सोचना और विचारना पड़ेगा ही, और वही पसोपेश एम्बेसी चालू करने को लेकर भी थी। लेकिन भारत की अफगानियों को मदद के अलावा व्यापारिक हित भी हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये काम बिना एम्बेसी चालू किए नहीं हो सकता। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का भी बयान आया है कि भारत को काबुल एम्बेसी दोबारा शुरू करने पर सोचना चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स लगातार ये दावा भी कर रही हैं कि भारत अफगानिस्तान में एम्बेसी चालू करने पर विचार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अफगानिस्तान में मची अस्थिरता के बीच एम्बेसी खोलने के पीछे भारत के मेजर कंसर्न्स क्या हैं, यानी भारत अगर एम्बेसी खोलता है तो उसका मकसद क्या होगा। और ये पूछा मैंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मशहूर जानकार कमर आगा से। देखिए, भारत का जो नजरिया है वो ये है कि वहाँ की आम जनता को इससे फैसिलिटी हो। भारत जो है चाहता है कि अमन शांति वहाँ पे बनी रहे, और दूसरी तरफ भारत ये भी चाहता है कि वहाँ के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत की वहाँ एक अच्छी छवि है, तो वो ये चाहता है कि ट्रेड जो है उसका चलता रहे उन लोगों की। और दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत से हजारों लोग हैं जो भारत आना चाहते हैं, भारत के मित्र हैं और यहाँ इलाज के लिए आते हैं और दूसरी चीज़ों के लिए या बिजनेस के सिलसिले में आते हैं, ताकि उनको पाने में दुश्वारी ना हो। तो ये एक प्रेशर बना हुआ था, काफी दिनों से लोग वहाँ चाहते थे अफगान के ये सिलसिला शुरू हो, ताकि उन लोग को आने जाने में दिक्कत ना हो और उनको मिल सके। ये सब सोचते हुए तालिबान से भारत तो डील कर नहीं रहा है। अभी इनडायरेक्ट बातचीत जरूर हुई है, लेकिन ये कि अभी मान्यता देने का सवाल मैं नहीं समझता कि सामने आया है। जब तक कि वहाँ पे मान्यता भारत आम जनता से पहले जब तक नहीं मिलेगी, तब तक मैं समझता हूँ कोई भी देश उनको मान्यता देने को तैयार नहीं होगा। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, भारत ने तालिबानी सरकार को अब तक मान्यता तो नहीं दी है। इनकेस अगर एम्बेसी खोले जाने का फैसला लिया जाता है तो इसे भारत की तालिबान को मान्यता के तौर पर तो नहीं देखा जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी भारत मान्यता, इसलिए कि एम्बेसी हमारी वहाँ पहले से थी और बहुत सी एम्बेसीज चल रही हैं जिन्हीं ने मान्यता उनको नहीं दी, रशियंस ने नहीं दी है, और इसके अलावा और भी देश हैं जिनकी एम्बेसीज हैं वहाँ पे। स्टाफ जो विड्रॉ हुआ था वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से हुआ था कि भाई सिक्योरिटी बहुत खराब है, वहाँ के हालात जिस तरह के थे, एंटी इंडिया फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थे और उनको देखते हुए। लेकिन पिछले कुछ समय से अफगान तालिबान ने एश्योरेंस भी दिया है कि वो सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देंगे अगर भारत एम्बेसी खोलता है। इस तरह की बातें उन्होंने और दूसरे मुल्कों को भी ये कहा है। एम्बेसी न खोलने से वहाँ के हालात और बिगड़ रहे हैं। एम्बेसी खोलने से भारत को लगता है कि वहाँ एक अच्छा माहौल बन सकता है। और वो तो जहाँ तक मान्यता का सवाल है, वो तो सबसे पहले तो जनता मान्यता देती है, फिर उसके बाद कोई दूसरा मुल्क मान्यता देती है। अभी तो गवर्नमेंट ही का कंट्रोल नहीं है मुल्क के ऊपर पूरे वहाँ पे। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि ना इंस्टीट्यूशंस भी नहीं बन पाए हैं दोबारा से, जो कोलैप्स हो गए हैं। सिक्योरिटी सिस्टम भी ठीक नहीं है और इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा खराब हैं। और तीसरी बात ये भी है कि तालिबान की आम जनता में सपोर्ट बहुत कम नज़र आती है। आम जनता उनके खिलाफ है। वो चाहती है कि वहाँ पे दोबारा से जनतंत्र या डेमोक्रेसी आए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो। इस तरह के कट्टरपंथी धार्मिक ग्रुप के खिलाफ हैं वो लोग। हालांकि अधिकतर लोग मुसलमान हैं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, मगर वो इस तरह के कट्टरपंथी धार्मिक जो ग्रुप है तालिबान, उसके वो पक्ष में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कमर आगा। ट्विटर में इन दिनों बड़े पैमानों पर बदलावों की बयार शुरू हुई है। अभी नए नए सीईओ आए हैं, पराग अग्रवाल जैक डॉर्सी की जगह, और अब लगे हाथ ट्विटर ने फोटो वीडियो शेयर करने को लेकर अपनी पॉलिसी को टाइट कर दिया है। यानी अब ट्विटर पर अगर आप किसी की फोटो या वीडियो बिना उसकी परमिशन के पोस्ट करते हैं तो अगला शख्स इस पर आपत्ति करके उसे हटाने के लिए ट्विटर को कह सकता है। अब इसे लेकर कई लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मसलन वो अगर किसी पब्लिक जगह पर फोटो ले रहे हैं और कोई उसमें धोखे से आ गया हो
तो उससे भी परमिशन क्या लेनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो अब ये नया बदलाव थोड़ा बहस का मुद्दा तो है ही, लेकिन इन नियमों के बारे में थोड़ी बारीकी से जानने के लिए मैंने बात की इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपार गुप्ता से, और मैंने उनसे पूछा कि एक ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर इन नियमों को लेकर उनकी समझ क्या कहती है। देखिए, ट्विटर ने अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड मीडिया पॉलिसी में एक अपडेट किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि अगर आप किसी और व्यक्ति की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जैसे अगर उनकी तस्वीरें डाल दें ट्विटर पे उनकी अनुमति के बिना, उनकी किसी कंसेंट ऑथराइजेशन के बिना, तो ट्विटर अगर कोई कंप्लेंट उस पे आती है ट्विटर को, वो उसको टेक डाउन कर देगा, मतलब वो प्लेटफॉर्म से हटा देगा। उन्होंने ये भी बोला है इस नीति में कि अगर आप किसी की फोटो डाल रहे हैं, जैसे किसी पब्लिक क्राउड या पब्लिक इवेंट, मतलब कोई जैसे रोड की पिक्चर डालते हैं उसमें 5 लोग हैं, तो वैसी पिक्चर वो नीचे नहीं डालेगा। और इसके अंदर अगर आप किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी डाल देते हैं, मतलब वो कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, उससे थ्रेट आता है लोगों को काफी बारी, वो इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है, उनको कोई खतरा बन सकता है, तो वो भी वो हटा देंगे। तो मेरे को लगता है कि ये नीति वेल इंटेंशन्ड है, सही सोच से बनाई गई है, पर इसके अंदर बहुत सारी एम्बिग्विटी है, वेगनेस है। मतलब ये स्पष्ट तरीके से हमें पता नहीं है कि किन कंडीशंस में अगर आप किसी की फोटो डालेंगे वो फोटो सही रहेगी अगर उनकी अनुमति के बिना है, और किन कंडीशंस में वो नीचे टेक डाउन करी जाएगी। ये सब्जेक्टिविटी इसलिए भी आ रही है क्योंकि ट्विटर ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में जो उन्होंने नीति का जो नई बनी है उसमें बोला है, इन सम कंडीशंस वी विल डू दिस, इन सम कंडीशंस वी मे डू दैट। तो मतलब वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये बहुत सब्जेक्टिव असेसमेंट होगी जो वो खुद देंगे। अपार जी, लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्योंकि कई लोग तर्क दे रहे हैं कि रैंडमली कोई कहीं पर फोटो खींचे और कोई उसमें आ जाए तो क्या वो उससे भी परमिशन लेते फिरेंगे? तो ऐसे क्या कंफ्यूजन है जो पैदा हो रहे हैं इस पॉलिसी से? क्या ऐसा करना जरूरी था? देखिए, ज्यादातर लोग तो यही बोल रहे हैं कि ये नीति का, ये जो न्यू ट्विटर रूल्स बने हैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे, वो इसकी एप्लीकेशन जो है, इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो कैसी करी जाएगी। बहुत सारी, जैसे हम फोटो या कुछ भी चीज डालते हैं ट्विटर पे, अगर प्राइवेट प्रोफाइल से डाल रहे हैं तो सिर्फ जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें आपने अनुमति दी है, वो देख पाते हैं। और पब्लिक प्रोफाइल पे ज्यादातर अकाउंट बने हुए ट्विटर में, मतलब हम जो भी फोटो डालते हैं वो सब देख पाते हैं, कोई भी ट्विटर पे हो। तो उसमें बहुत सारी फोटोएं ऐसी होती है जैसे लोग मिलते हैं, वो एक साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं। तो अगर उसमें 10 लोग हैं, 10 लोगों के चेहरे हैं, उसमें से अगर एक व्यक्ति है जिसको ये पसंद नहीं है कि वो फोटो किसी और ने डाल दी इंटरनेट पे, वो कंप्लेंट डाल सकता है और ये टेक डाउन करी जा सकती है। तो लोगों को इससे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, पर मेरे हिसाब से ये प्राइवेसी लॉज जो कंप्लायंस के लिए ट्विटर ने बनाया, ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि दूसरों की अनुमति लेके ही उनकी निजी इंफॉर्मेशन हमें ऑनलाइन पोस्ट करनी चाहिए। क्योंकि ये भी देखिए, ट्विटर पे आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो पब्लिक है, वो सर्च इंजन भी इंडेक्स करता है, और इससे बहुत बारी लोगों को दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि वो ट्विटर पे फोटो ही नहीं डालते, वो उसके अलावा दूसरी चीजें भी डालते हैं। जैसे अगर किसी ने आपको टैग कर दिया और आपकी फोटो डाल दी, तो अगर आपने अपनी डिस्प्ले पिक्चर पे अपना चेहरा नहीं दिखाया हुआ, दूसरों को ये पता लग जाएगा आप दिखते कैसे हैं। और कभी कभी बहुत सारे लोग हैं वो ये नहीं चाहते, बहुत सारी औरतें भी हैं जो नहीं चाहती कि उनकी पिक्चर्स जो हैं वो उनकी आइडेंटिटी जो ट्विटर पे है उससे एसोसिएट हो, तो वो नहीं चाहेंगे ये सब चीजें हो। उनका निजी एड्रेस, उनका होम एड्रेस, उनका ऑफिस एड्रेस जो निजी है, अगर वो पब्लिश किया जाए उससे स्टॉकिंग भी हो सकती है। तो ये अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, पर इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होएगी उस पर एक बड़ा प्रश्न अभी भी लोगों के दिमाग में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अपार गुप्ता। आज 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे को ग्लोबल लेवल पर मनाने की शुरुआत WHO ने
अगस्त 1987 में की थी। एड्स डे के लिए हर साल नई थीम रखी जाती है और इस साल की जो थीम है वो है एंड इन इक्वलिटीज एंड एड्स, यानी कि असमानताओं को, गैर बराबरी को समाप्त करें और एड्स को खत्म करें। भारत की बात करें तो देश में साल 1986 में पहला HIV एड्स पॉजिटिव मरीज मिला था और 90 का दशक बीतते बीतते इस जानलेवा वायरस ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। अब जब देश में पहली बार एड्स या HIV का नाम लोगों ने सुना तो उनमें जागरूकता की कमी थी। कोई इसे अय्याशों की बीमारी बताता था, कोई HIV मरीज के साथ हाथ मिलाने, उससे आसपास रहने और मच्छर के काटने से फैलने की बात करता था। जिन लोगों में वायरस के लक्षण दिखते थे वो डॉक्टर के कहने पर भी जांच नहीं कराते थे। उन्हें समाज से बेदखल किए जाने का डर सताता था। हालांकि जागरूकता बढ़ी तो लोगों का डर भी कम हुआ। लेकिन दुनिया में एड्स का पहला मामला सामने आने के 40 साल और भारत में पहला मामला सामने आने के 35 साल बाद भी HIV हमारे लिए खतरा बना हुआ है। विश्व स्तर पर सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक माना जाता है इसे। एड्स के खात्मे के लिए दुनिया ने 2030 का टारगेट रखा था। तो उस टारगेट से कितने पास और कितने दूर हैं हम, किन चैलेंजेस के एड्रेस करने में अब भी हमें प्रॉब्लम्स आती है, पूछा मैंने एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा से। तो इसके पहले एक टारगेट रखा गया था, वो 1990 का था और वो 2020 तक हमें हासिल करना था। इसका मतलब है कि जितने HIV पॉजिटिव लोग हैं उसके 90% लोग जाने उनको HIV है। जो लोग HIV के बारे में, खुद के बारे में जानते हैं, उसके 90% लोग ट्रीटमेंट पे जाए और जो 90% लोग ट्रीटमेंट पे उनका HIV कंट्रोल हो जाए, जिसको हम बोलते हैं अनडिटेक्टेबल वायरल लोड। तो ये कोविड की वजह से ये स्ट्रैटेजी हम लोग पूरी नहीं कर पाए। आज जो हमारी स्थिति है वो है 90 की जगह हमारा है 80, 82 और 74। तो 10% और 15% की कमी है। लेकिन जब वो 10%, 15%, 10% की कमी है तो टोटल कमी लगभग 20-25% की हो जाती है। अब जो 2030 का जो टारगेट है उसमें हमें चाहिए कि 0 न्यू इन्फेक्शन। तो उसमें 95% लोग ऐसे हैं जिनको HIV है वो अपना स्टेटस जाने, 95% लोग ट्रीटमेंट पे जाए और 95% जो ट्रीटमेंट पे वो वायरली कंट्रोल हो ताकि नया इन्फेक्शन नहीं दे और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन 0 हो जाए और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है HIV पॉजिटिव की वजह से वो 0 हो जाए। तो ये टारगेट हमें हासिल करने में काफी वक्त है, 9 साल का वक्त है। पहले भी जब 90 का टारगेट था वो 3 साल के अंदर हमने काफी हासिल किया। वायरल लोड होता ही नहीं था 2018 के पहले प्रोग्राम में, वो हमने सब जगह चालू किया। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं और अगर कोविड जैसी और कोई बीमारी बहुत बीच में नहीं आती है जो HIV को और TB के काम को थोड़ा पीछे कर दे, तो ये टारगेट हासिल होने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी हमारे जो चैलेंजेस है, थोड़ी इनइक्वालिटी है, औरतों का जांच बराबर नहीं होता है, उनको ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिलती है मर्दों के मुकाबले में। दूसरा, कुछ जो हमारे इंजेक्शन ड्रग यूजर है, MSM पॉपुलेशन है, उनको समाज अलग ढंग से देखता है। तो उसके अंदर हमको लेसर ऑफ द टू इविल, यानी दोनों में से कोई अच्छा हम बर्ताव करके कुछ कर सकते हैं क्या? तो ठीक है, एक उसको लीगली इलीगली बाद में देखेंगे, लेकिन हम HIV किससे बचा सकते हैं क्या इन लोगों को, वो देखना है। तो उसके लिए एक HIV एड्स एक्ट 2017 बना है। हमने 20-25 साल फाइट करके ये लॉ लाया है, लेकिन ये लॉ को अभी तक टूथ नहीं आया है। तो ये टूथलेस एक्ट है। अभी तक उसके लॉ की वजह से जो ओम्बड्समैन हर स्टेट में अपॉइंट करना था वो नहीं है। तो अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति को जॉब में, कहीं समाज में या ट्रीटमेंट में कहीं भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो उसके केस पे 2 साल की सजा हो सकती है। लेकिन आज तक 3-4 साल में किसी को सजा हुई नहीं है। इसका मतलब एक्ट का इस्तेमाल हम पेपर पे ही है, असली में इस्तेमाल हुआ नहीं है और हमें जल्दी से जल्दी इस एक्ट को टूथफुल बनाना पड़ेगा टूथलेस की जगह। डॉक्टर साहब, तो फिर ये मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? क्या जो हेल्थ एंड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं वो कितने कामयाब होते हैं, क्या मानते हैं आप? क्या हुआ, एक जमाने में हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन बहुत बड़े पैमाने में था और साथ में इंटरवेंशन जो रेड लाइट एरिया है, MSM पॉपुलेशन बहुत जोर में था। लेकिन जब ट्रीटमेंट चालू हो गई तो वो सब पीछे चले गए। तो हमें सरकार को ये बताना है और समाज को भी ये बताना है कि कोई नई स्ट्रैटेजी आई, इसका मतलब आप पहली स्ट्रैटेजी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ये नई स्ट्रैटेजी पहले स्ट्रैटेजी के साथ में काम करने की स्ट्रैटेजी है। तो हमें अवेयरनेस, जो 2000-2005 के समय जो छोटे बच्चे थे, जब उनको अवेयरनेस का कोई वैल्यू नहीं था या समझता नहीं था, वो बच्चे बड़े हो गए, वो 20 साल के 25 साल के हो गए। तो हमें उन बच्चों को अवेयरनेस अभी दिया ही नहीं है जो जिन पैमानों पे हमने दिया था। तो ये अवेयरनेस देना जरूरी है। दूसरा ये बताना है कि HIV
के साथ आप पूरी जिंदगी जी सकते हो, HIV से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जांच कराओ। अगर आपने कोई ऐसा व्यवहार किया है जिससे आपको HIV आ सकता है तो जांच कराओ। तीसरा, HIV से बचने के लिए जैसे कंडोम है वैसे दवाइयां भी है कि जिसको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, वो दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके ऐसे लोग जो अपने आप को रोक ही नहीं सकते व्यवहार से, जैसे सेक्स वर्कर है, MSM पॉपुलेशन है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर वाले लोग हैं। और तीसरा, अगर आपको किसी कारण से एक्सपोज आप HIV को हो गए तो आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की दवा ले सकते हैं, उससे आप HIV को 100% रोक सकते हैं। तो ये मालूमात कर लो, HIV के साथ पूरी जिंदगी जी सकते हैं, ये समझ लो। HIV के साथ आप HIV पॉजिटिव व्यक्ति HIV नेगेटिव के साथ शादी भी करता है तो उसको HIV नहीं देगा। HIV जो पॉजिटिव महिला है वो बच्चे को HIV नहीं देगी। इतनी दवाइयां अच्छी अपने पास आ गई है, मरने की जरूरत नहीं है, बीमार होने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी आप ले लो तो आप HIV टेस्ट करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा। तो इसी जानकारी के साथ वक्त आ गया है दिन भर को यहीं खत्म करने का। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com, और क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है तो भाई उसका इंतज़ाम भी हमने कर दिया है। आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9953323303। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर हैं खुशबू कुमार, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।